हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विकास किशोर कौशल आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी तक हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी जंतुओं में पोषण, पादपों में पोषण चैप्टर पढ़ लिया था। 2 चैप्टर हमने खत्म कर दिया था क्लास 7 का। आज क्लास 7 का तीसरा चैप्टर उष्मा शुरू करने चल रहे हैं। क्या शुरू करने चल रहे हैं? उष्मा शुरू करने चल रहे हैं। किसको शुरू करने चल रहे हैं? उष्मा शुरू करने चल रहे हैं। हीट कर यूज शुरू करने चल रहे हैं। आज हमें इस चैप्टर को क्या करना है? पढ़ना है। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, देखिए, इसे शुरू करने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें हो जाए, कुछ चर्चा हो जाए, क्योंकि ज़रूरी भी है चीज़ों को समझना और सोचना, उस तरह से काम करना। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, आप मतलब कल मैं एक कहते हैं एक वीडियो देख रहा था जो मोटिवेशन से संबंधित था। तो उसमें बोला गया कि बच्चों पर इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि बच्चे अपने माँ बाप से भी चिढ़ चुके हैं या अपने माँ बाप से भी बात नहीं करना चाहते हैं। एक चीज़ ठीक है, आप वो बात मानते हैं कि बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि वो अपने माँ बाप से भी चिढ़ चुके हैं या गुस्सा करते हैं या बात नहीं करते हैं या फ़ोन नहीं उठाते। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मुझे ये सवाल है, इसका जवाब अगर रहे तो मिल जाए तो अच्छी बात है। और ज़्यादा से मैं कहूँगा कि इस चीज़ को लोगों के बीच में भी लेके आइए। उस मोड़ पर याद करिए जिस मोड़ पर अभी आप बच्चे हो, लेकिन ज़रा याद करिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अब जैसे कि जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है इन सब मामलों में। और जो बड़े हो गए वो तो धीरे धीरे समझ रहे हैं चीज़ों को। लेकिन जो नीट के बच्चे हैं, जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये हो रहा है। और या प्रेशर में आके आत्महत्या कर रहे हैं। जरा सोचिएगा, जरा बैठिएगा कि अब तक यानी अप टू 12th तक आपके साथ बिना स्वार्थ के या आपके लिए पागल हो जाना है या आपके लिए हमेशा परेशान रहना है या आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें मौजूद कराना है, बिना शर्त के, बिना किसी का कारण के आपसे प्रेम कौन कर किया है? अभी तक आपसे कौन प्रेम किया है? आगे भी की बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र, अब मैं बता दूँ आपको, मेरी उम्र लगभग 30 हो चुकी है। पहली कि लेकिन मुझे बिना शर्त के, बिना कारण के, कोई कारण नहीं, ठीक है, मेरे जैसे कहते हैं ना कि बेवकूफ़ लड़के के पीछे मेरे माँ बाप ने पैसा खर्च किया, मुझे प्रेम दिया, वहाँ खड़े रहे जहाँ मैं हमेशा अकेला पड़ा, वहाँ मेरे साथ खड़े हो गए। ये जो मेरी स्थिति है, मैं बता दूं कि मैं काफ़ी बीच में काफ़ी बीमार हो चुका था। इतना बीमार था कि मैंने कहा था कि मैं अपनी कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन जब कल चीज़ें सुना तो बड़ा दुख हुआ कि बच्चे अपने माँ बाप से नफरत कर रहे हैं। ये बहुत तकलीफ़ दिया मुझे। कल मुझे बहुत कष्ट हुआ कि इस चीज़ को कि ये कहाँ से आ गया यार। तो मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी बीमार था उस समय में ना। मेरे लिस्ट में, मेरे मोबाइल में आप मेरा फेसबुक आईडी देख लीजिए और व्हाट्सअप देख लीजिए और सारी चीज़ें देख लीजिए। होता है ना कि वो चरण ऐसा आता है कि लोगों को लगाव भी हो जाता है। ठीक है, कहते हैं कि प्यार जैसी चीज़ें भी हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं ऐसे अकेले पढ़ा ना तो मेरा कोई साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया। जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ ना, इसी रूम में मेरा पूरा व्यवस्था था पढ़ाई का, सब कुछ, मुझे सोने का, सारी चीज़ें मेरी यहीं पे सूटेबल थी। और कहा ना कि जब मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा मैं किस तरह से आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरी वो कहते हैं ना, मैं अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुँचा हूँ जो स्तर मैं चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मेरी स्थिति ये थी कि मेरी माताजी इसी रूम में मुझे लेकर 24 घंटे, भाई साहब 24 घंटे, ठीक है, लेके बैठी रह गई थी। मुझे इतनी प्रॉब्लम थी उस समय। ठीक है, इतना प्रॉब्लम था, लेकिन कहते हैं ना कि मेरी माँ ने वो कोई दर नहीं छोड़ा जहाँ पर उनको नहीं जाना चाहिए। हर जगह जाकर प्रार्थना करना, भगवान से मांगना कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और भाई मैं ठीक हुआ और धीरे धीरे अपने जीवन को फिर आगे बढ़ाया। फिर मैंने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखी, फिर पढ़ाई किया, फिर आगे भी पढ़ाई कर रहा हूँ, लगा हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, मेहनत करता हूँ। फिर आगे
कुछ कोर्सों को मुझे करना है जो मुझे ज़रूरी है, मतलब मुझे वो करना है, उसे अचीव करना मैं करूँगा। लेकिन भाई उस स्थिति में और आज की स्थिति में, ठीक है, बहुत लोग आए और बहुत लोग गए, बहुत दोस्त बने, बहुत लोग मतलब बहुत घनिष्ठ बने, जिन्होंने कहा कि मतलब विपत्ति पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा, किसी ने साथ नहीं दिया भाई। लेकिन आज भी मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े रहते हैं। संडे है ना, मैं देखेंगे आप एनालाइज करेंगे कि कभी कभी संडे को मैं क्लास नहीं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी माता जी गाँव पे रहती है, मैं शहर में रहता हूँ। मैं हर संडे को अपने माता जी से मिलने जाता हूँ, अपने पापा से मिलने जाता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो आंखें मेरा मेरा हमेशा इंतजार करती हैं, और वो आंखें और वो उम्मीद और कहते हैं कि वो चाहत, वो खुशी कभी भी मेरे माता पिता जी में से कभी कम नहीं होगा मेरे लिए। तो मैं हर संडे को, लोग कहते हैं गांव में, कहते हैं ये पढ़ाई करने जाता है या पढ़ाता है यार, कैसा हर संडे को चला आता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है मैं किसके लिए जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं किसके लिए। तो प्लीज माँ बाप से नफरत मत करिएगा। नहीं, कहते हैं ना कि बहुत कठोर शब्द बोलने जा रहा हूँ, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा आपको। भगवान को आप नहीं देखे हैं कभी भी, ना मैंने देखा, ना कोई देखा भगवान को, कुछ किसी ने नहीं देखा है। भगवान ने अपना अवतार दिया माँ बाप के रूप में। जितना हो सके उतना पूजा करिए उनकी, पूजिए उनको, और अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि वो समाज में सर उठा के चल सके। ऐसा कोई काम मत करिएगा जिसकी वजह से उनको मतलब शर्मिंदा होना पड़े। खूब मेहनत करिए, तपा दीजिए अपने आप को उनका नाम रोशन करने में। जो भी बच्चे आपके आईआईटी जेईई मेंस में तैयारी कर रहे हैं आपके घर के अगल बगल, उनके तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, और ये जो संस्कार मेरे अंदर आया है किसी और की वजह से नहीं आया, उन्हीं की वजह से मेरे अंदर ही आया है। उन्होंने मुझे सिखाया है। आज कहीं मैं हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ तो उनकी देन है। नहीं, पता नहीं कब का क्या से क्या हो जाता। अगर जब मैं बीमार पड़ा था, जब मेरी स्थिति बहुत खराब थी, बहुत दयनीय स्थिति थी, लेकिन आज मैं खड़ा हूँ तो उन्हीं की देन है। और जितना आगे जाऊँगा, भगवान जाने कितना आगे जाऊँगा, क्या होगा मेरे जीवन का, लेकिन अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो सारा श्रेय उन्हीं का है। मेरा कोई साथ नहीं दिया, किसी ने नहीं साथ दिया, उनके अलावा मेरा कोई साथ नहीं देता है, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं लड़ता रहा, वो मेरे साथ खड़े रहे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, माँ बाप से नफरत मत करिएगा, और कभी कोई गलत कदम मत उठाइएगा कि उनको तकलीफ होगा, उन्हें तकलीफ हो। आज एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या किया। कहीं ना कहीं मुझे भी कभी कभी लगता था कि आत्महत्या बहुत गंदी चीज़ है और ये ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने आत्महत्या नहीं किया भाई। जब मैंने उनके बारे में डिटेल से पढ़ा सारी चीज़ें, तो लगा कि नहीं, उन्होंने आत्महत्या नहीं किया, उन्होंने बलिदान दिया। लेकिन उस बलिदान का तकलीफ जो है ना, उस बलिदान का जो कष्ट है, उनके माँ बाप को मिल रहा है। ये नहीं होना चाहिए था। और सिस्टम से रिक्वेस्ट है, सरकार से रिक्वेस्ट है, इस पर ज़रूर ध्यान दें और कुछ ठोस कदम उठाए जिसकी वजह से न्याय मिल सके।
और आप सभी से कहेंगे कि कभी भी माँ बाप के लिए आप बहुत अनमोल हो। और जब भी मौका मिले मेरे भाई, जब भी मौका मिले, ठीक है, आप दोस्त को टाइम मत देना, गर्लफ्रेंड को टाइम मत देना, पत्नी को कम टाइम देना थोड़ी, लेकिन माँ बाप को जब भी मिले मौका तो टाइम देना जरूर देना। ये आभास मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें तब मुझे समझ में आई जब मैं अकेला पड़ा, जब मुझे कोई देखने वाला नहीं था, तब मुझे समझ में आया कि कौन मेरे साथ खड़ा है। आज का तो वक्त ये भाई कि पति भी बदल जाता है, पत्नी भी बदल जाती है, पति भी छोड़ देता है, पत्नी भी छोड़ देती है, लेकिन कभी भी माँ बाप आपको नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शेयर करिए चाहे मत करिएगा, लेकिन जो ये मैंने बातें की हैं ना, उन बच्चों से शेयर जरूर करिएगा। मैं सच बता रहा हूँ कि मेरी स्थिति इतनी बुरी थी ना, कि शायद मैं नहीं रहा होता धरती पर, लेकिन ये प्रताप है मेरे माँ बाप का कि मैं आज जिंदा हूँ, खड़ा हूँ आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं उस्मा के बारे में। उस्मा के बारे में पहले समझेंगे, उस्मा होती क्या है, उस्मा से हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है, ये ना हो तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए समझिएगा, उस्मा एक ऊर्जा है, ठीक है, क्या है, एक ऊर्जा है। उस्मा क्या है, एक ऊर्जा है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप समझिएगा चीज़ों को कि हमने जब इससे पहले जब पढ़ा था तो कार्बोहाइड्रेट जो होता था, ठीक है, सेल के द्वारा तोड़ा जाता था, ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था, ऑक्सीजन की वजह से क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था, जल और ये सारी चीज़ें होती थी, और साथ में ऊर्जा मुक्त होती थी हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें क्या होता था, हम किसी कार्य को कर सकते थे। तो ऊर्जा वो चीज़ है ना जो क्या करती है, किसी न किसी रूप में आपको कुछ करने के लिए या किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होकर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देती है। कौन, ऊर्जा देती है, ठीक है। तो ऊर्जा का काम यही है, जो एक देखिए कह रहा है ना कि ऊर्जा होती क्या है, ऊर्जा से क्या करना चाहिए, या ऊर्जा का मतलब ही क्या है, ये समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा यह है एक प्रकार की क्या है, एक तरह की ऊर्जा है, और यह तब मूवमेंट देखने को इसको मिलता है, तब इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है जब एक वस्तु और दूसरे वस्तु में ताप का अंतर हो, एक वस्तु और दूसरे वस्तु में ताप का अंतर हो, यानी टेम्परेचर डिफरेंस हो, तब क्या होता है, आपको ऊर्जा देखने को, ये उष्मा देखने को मिलती है, ठीक है। ताप का अंतर हो तब आपको क्या देखने को मिलती है, उष्मा देखने को मिलती है, ठीक है। क्या देखने को मिलती है, तो उष्मा देखने को मिलती है, ठीक है। ताप के अंतर की वजह से क्या होती है, आपको उष्मा देखने को मिलती है। पहली चीज़ तो ये समझिएगा। दूसरी चीज़ देखिए, अब समझिए कैसे हम इसको समझेंगे। दो शब्द, एक गर्म और एक ठंडा, एक गर्म और एक ठंडा के बारे में समझिए पहले, गर्म और ठंडे के बारे में समझिए पहले, ठीक है। गर्म और ठंडे के बारे में समझिए, ठीक है। जैसे मैं ये चाय पी रहा हूँ, ये चाय क्या है, गर्म है, ठीक है, ये क्या है, गर्म है, और इसमें से क्या निकल रहा है, भाप निकल रहा है, क्या निकल रहा है, भाप निकल रहा है, ठीक है, भाप निकल रहा है। आप जैसे अभी देखेंगे कि ठंड का मौसम है, गांव में जाएंगे तो लोग अलाव जलाते हैं और उसको तापने की कोशिश करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको गर्माहट मिल रही है, उष्मा मिल रही है। यही उष्मा क्या है, हमारे शरीर को ऊर्जा के रूप में मिली, ताकि हमारी जो हमारे शरीर को ठंड लग रही है वो क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, वो क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। उससे हमें क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ठंड क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। और उसने जैसे एनसीईआरटी में कहा है कि क्या करिए, ऐसे ही चीज़ों का क्या बनाइए, एक लिस्ट बनाइए। कहा जा रहा है कि एक क्या बनाइए, एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप लिख सके कि गर्म और ठंडा क्या होता है, गर्म और ठंडा क्या होता है उसके बारे में कह रहा है, ठीक है, कि एक लिस्ट बनाइए इस चीज़ का, ठीक है। तो कह रहा है कि एक वस्तु, ऊर्जा जो उष्मा जो है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उसके ताप अंतर के कारण क्या होती है, स्थानांतरित होती है। उसके ताप अंतर के कारण क्या होती है, स्थानांतरित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें उष्मा की मात्रा अधिक होगी, जिसमें का ताप अधिक होगा, वो दूसरी वस्तु को उष्मा देने का काम करेगी, दूसरी वस्तु को क्या करेगी, उष्मा देने का काम करेगी, ठीक है। किसी वस्तु में जो निहित उष्मा होती है,
किसी भी वस्तु में जो निहित ऊष्मा होती है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसका मतलब समझिए कि वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर करने का मतलब है कि वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसमें ऊष्मा का अवशोषण भी ज़्यादा होगा, ठीक है, उसमें ऊष्मा का अवशोषण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहा है कि ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा होती है और यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर तभी होगी जब उसके ताप में अंतर देखने को, मतलब कि एक वस्तु काफ़ी गर्म है और एक वस्तु क्या है, ठंड है। जैसे हमने अपने हथेली पर बर्फ़ रख दिया, ठीक है, तो हमारी हथेली मतलब हमारा जो शरीर है इसका जो टेम्परेचर जो होता है सामान्य ये होता है, ठीक है, ये होता है सामान्यतः यही टेम्परेचर हमारे बॉडी का होता है, ठीक है। किसी का इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी का थोड़ा इससे कम होगा, तो इससे भी क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। लेकिन बर्फ जो होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री से भी नीचे होता है। तो उस क्या हो रहा है कि हमारे शरीर से ऊष्मा किस में जा रही है, उस बर्फ में जा रही है, जिसकी वजह से वो बर्फ क्या करने लगा, गलने लगा। तो कहीं ना कहीं ताप अंतर की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, ताप के अंतर की वजह से देखने को मिल रहा है, ताप के अंतर की वजह से देखने को मिल रहा है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होने के लिए उसको ताप अंतर की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी चीज, वस्तु की ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यही चीज इसमें कहा गया है। एनसीईआरटी में भी आपको चीज़ों को थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। तो भाई हमें एग्जाम्पल तो जानना ही है, हम समझ ही रहे हैं, लेकिन चीज़ों को जो मेन चीज़ है, जो ऊष्मा का मेन परिभाषा है उसको समझना जरूरी है। तो लिखिएगा कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उसके तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित होती है। ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले भाई, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगर मैं लिखूं, कह रहा है कि हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि W कार्य कर रहे हैं, W W कार्य कर रहे हैं जो Q ऊष्मा में परिवर्तित होता है, Q ऊष्मा में परिवर्तित होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो W, हम जो कार्य कर रहे हैं, कोई भी काम करके देखिए आपको ऊष्मा देखने को मिलेगा। तो जब ऐसी स्थिति देखने को मिलती तो हम लिख सकते हैं J बराबर W/Q लिख सकते हैं, J बराबर W/Q लिख सकते हैं। ये जो है ना, ये जो है J जो है, ये क्या है, तो यांत्रिक तुल्यांकी, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से कि ये क्या है, तो ये है आपका ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, यानी एक तरह से मतलब इसको हम नियतांक कहते हैं, नियतांक है
एक तरह का ये क्या है, नियतांक है, ठीक है। इसको क्या होता है, एक तरह से नियतांक, और नियतांक की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। नियतांक की वैल्यू क्या होती है, निश्चित होती है। तो ऊष्मा का यांत्रिक नियतांक कहते हैं, ठीक है। ऊष्मा का क्या कहते हैं, यांत्रिक नियतांक कहते हैं, ठीक है। जिसको कहते हैं तो जे को कहते हैं, जे को क्या कहते हैं, ऊष्मा का यांत्रिक नियतांक कहते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट, ठीक है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ क्या लिखेंगे, हीट, क्या लिखेंगे, ऑफ हीट, ठीक है। ये होता है, कौन होता है, जे होता है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर आप W कार्य कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो ऊर्जा बदलती है, Q जो W कार्य किया वो Q में बदल जाती है, यानी Q उष्मा में परिवर्तित हो जाती है, जिसका अनुपात J के बराबर होता है। और J क्या है, एक तरह का नियतांक होता है जिसका मान निश्चित होता है। इसे मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या कहते हैं, आप हीट भी कहते हैं, यानी उष्मा का यांत्रिक क्या कहते हैं, तुल्यांक कहते हैं। उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं, याद रखिएगा। और जे का मान, मैंने कहा ना कि इसका मान जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। इसका मान जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। इसका मान जो होता है क्या होता है, फिक्स होता है। तो 4.186 जूल पर कैलोरी होता है। तो इसका मान होता है 4.186, ठीक है, जूल पर कैलोरी होता है, जूल पर कैलोरी होता है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है भाई। रुक जाइए थोड़ा सा, ऊपर जितना दिख रहा है ये, ठीक है। चलिए, बहुत कुछ बदलना है लेकिन थोड़ा सा भी इसे एडजस्ट करिएगा, ठीक है। इसका मान कितना होता है, 4.186 जूल पर कैलोरी होता है, जूल पर कैलोरी होता है। इसका तात्पर्य मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है कि 4.186, ठीक है, 4.186 जूल, ठीक है। जूल अगर कार्य किया जाए, ठीक है, जूल अगर 4.186 जूल अगर कार्य किया जाए तो हमें 1 कैलोरी ऊर्जा क्या करेगी, मिलेगी। हमें 1 कैलोरी क्या होगी, उष्मा के रूप में हमें मिलेगा। 1 कैलोरी क्या होगा, हमें उष्मा के रूप में मिलेगा, ठीक है, उष्मा के रूप में मिलेगा। ये हो गया। चलिए देखते हैं, आइए आगे देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। बस समझते रहिएगा दोस्तों, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी बहुत, ठीक है। अब देखिए यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट, देखिए यहाँ पर जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हम वहीं तक बात करेंगे, उससे ज़्यादा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा बात करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। उष्मा का अगर हम बात करें तो उष्मा का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो एसआई मात्रक जूल होता है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। समझ में आया। तो 1 ग्राम जल को अगर समझिएगा ध्यान से, अगर इसको समझना चाहते तो समझिएगा। 1 ग्राम जल लीजिए, ठीक है। अब उसको क्या करिए, 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दीजिए, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दीजिए। अच्छा, सेल्सियस की खोज किसने की थी, तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे सेल्सियस, उन्होंने सेल्सियस की खोज की थी, या सेल्सियस पैमाना बताया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1 सेल्सियस बढ़ाने पर आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। फिर तो सुनिएगा, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं, याद रखिएगा आप, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से कैलोरी के बारे में कि 1 ग्राम जल को गर्म करने के लिए 1 सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है, ठीक है, ठीक है, आवश्यकता होती है। रुक जाइए, 1 ग्राम ताप की आवश्यकता होती है, जिससे
जिससे प्राप्त ऊष्मा कैलोरी 1 कैलोरी होती है। प्राप्त ऊष्मा 1 कैलोरी होती है। इसको मतलब उतना इम्पोर्टेंट ये चीज़ नहीं है कि इसको समझने की ज़रूरत हो। आप बस इतना समझिए कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहता है कि 1 ग्राम, ठीक है, जल का ताप 14.5 सेल्सियस से 15.5 सेल्सियस तक ले जाने पर जो आवश्यक ऊष्मा का मान क्या होता है, 1 कैलोरी कहा जाता है। और 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, तो अगर हम लिखें तो 1 कैलोरी जो होता है वो 4.186 जूल के बराबर होता है, इतने के बराबर होता है। इसका मात्रक है, यानी ये भी कैलोरी भी क्या है, आपका मात्रक है, ठीक है। क्या है, मात्रक है, याद रखिएगा, इसी को समझना है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण, ठीक है। ऊष्मा का स्थानांतरण 3 माध्यम से होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण 3 माध्यम से होता है। इन्हीं 3 माध्यमों को हमको टेम्परेचर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई। टेम्परेचर जब तक नहीं समझेंगे चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। अब टेम्परेचर के बारे में सुन लीजिए, पहले टेम्परेचर के बारे में सुन लीजिए, फिर उसके बाद कहते हैं। टेम्परेचर एक भौतिक कारक होता है। टेम्परेचर क्या होता है, एक भौतिक कारक होता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, एक भौतिक कारक होता है जो एक वस्तु से, ठीक है, एक वस्तु से दूसरी मतलब एक वस्तु से ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह की दिशा को क्या करता है, निर्धारित करता है। फिर से सुनिएगा, टेम्परेचर एक भौतिक कारक है। क्या है, एक भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा ऊर्जा यानी ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को क्या करता है, निर्धारित करता है। ऊष्मीय ऊर्जा की दिशा को निर्धारित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। फिर से सुनिएगा, ऊष्मा क्या है, अरे ताप क्या है, ताप एक भौतिक कारक है। ताप एक भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा एक भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, ठीक है, दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के दिशा का निर्धारण करती है। कौन करता है, तो ताप करता है। ताप एक भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा की दिशा का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। यानी अर्थात जिस कारण से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे ताप कहते हैं। अर्थात यह कह सकते हैं कि जिस कारण से ऊष्मा का प्रवाह होता है, जिस कारण से ऊष्मा का प्रवाह होता है, जिस कारण से ऊष्मा का प्रवाह होता है उसे ताप कहते हैं। जिस कारण से ऊष्मा का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, ताप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ताप कहते हैं, ठीक है। ऊष्मीय प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, ताप कहते हैं, ठीक है। या ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ताप कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। एकदम याद रखिएगा, इसमें कोई भूलने वाली बात नहीं है। अब ये हो गया भाई, अब ये हो गया, अब ध्यान से समझिएगा। अब इसमें एनसीईआरटी के बुक में जो है, एनसीईआरटी के बुक में थर्मामीटर की बात किया हुआ है, ठीक है। थर्मामीटर की बात किया हुआ, ठीक है, थर्मामीटर की बात किया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में थर्मामीटर की बात किया हुआ है। पहला थर्मामीटर जो है वो डॉक्टरी थर्मामीटर है। कौन सा थर्मामीटर है,
तो डॉक्टरी थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर, ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर की बात किया हुआ है। किसकी बात किया हुआ है? तो डॉक्टरी थर्मामीटर की बात किया हुआ है। डॉक्टरी थर्मामीटर आप देखे भी होंगे और डॉक्टर ने इसको आप पर यूज भी किया होगा। जब भी आपको बुखार होता है तो डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। इस डॉक्टरी थर्मामीटर का जो अधिकतम भाग होता है वो कांच का बना होता है, ठीक है, और वो भी कांच कैसा होता है जिसमें क्या भरा होता है? पारा भरा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस पर एक स्केल बना होता है, यानी लिखा हुआ था, मतलब क्या होता है? यूनिट लिखी हुई होती है, ठीक है। आगे जो होता है एक क्या होता है, क्या लगा रहता है, मतलब कहते हैं कि छोटा सा क्या होता है, वो लगा रहता है, टिप लगा होता है, ठीक है, क्या लगा होता है? टिप लगा होता है, ठीक है, जो क्या होता है? टिप लगा होता है। और क्या करते हैं डॉक्टर? इसको क्या करते हैं? आपके बुखार को यानी आपके ताप को मापने में इसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, इसको आपके ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इस डॉक्टरी थर्मामीटर का जो प्रसार होता है, इस डॉक्टरी थर्मामीटर की जो मतलब क्षमता होती है वो कितनी होती है उसको भी समझ लीजिएगा। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का जो क्षमता होती है 35 से, ठीक है, 42, इतना ही होता है डॉक्टरी थर्मामीटर का जो क्या होता है? तापमान, मतलब नापने की जो क्षमता होती है या ताप ही माप सकते हैं। इतने से ज़्यादा आपको, इससे ज़्यादा आप उसका ताप माप नहीं सकते हैं। इससे ज़्यादा डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। इतना ही आप माप सकते हैं, इतना ही आप माप सकते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर से, ठीक है। -35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस तक का ही तापमान आप माप सकते हैं, इससे ज़्यादा आप माप नहीं सकते हैं, ठीक है। और एक मतलब जो भी एक स्वस्थ व्यक्ति है उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक शरीर का जो तापमान होता है सामान्य शरीर का वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे थोड़ा या इससे ज़्यादा हो ही सकता है, और मतलब बहुत ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो समझिए वो क्या है? बुखार है, ठीक है। पहली चीज़ याद रखिएगा। डॉक्टर इसको यूज करने से पहले क्या करते हैं? इसको पहले तो साफ करते हैं, फिर साथ में इसको मतलब क्या करते हैं? हिलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इस पर सही मेजरमेंट हो सके, इस वजह से इसको हिलाते हैं। और हिलाने के बाद तब आपको यूज करने के लिए देते हैं। आपके जीभ के नीचे इसको रखा जाता है, जिससे ये क्या करता है? टेम्परेचर का माप करता है, ताकि उससे पता चल सके कि आपको बुखार है कि नहीं है। इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब सुनिएगा ध्यान से, तापमापी का प्रयोग, तापमापी का जो खोज करने वाला, तापमापी के बारे में बताने वाला या तापमापी का निर्माण करने वाला कौन था? तो गैलीलियो था। कौन था? गैलीलियो थे, जो तापमापी का क्या किए थे? निर्माण किए थे, ठीक है। तापमापी का क्या किए थे? निर्माण किए थे। और यह तापमापी क्या करता है? तापमान को मापने में प्रयोग किया जाता है, तापमान को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो लिख सकते हैं तापमापी का निर्माण गैलीलियो ने किया था। तापमापी का निर्माण गैलीलियो ने किया था, ठीक है। तापमापी का निर्माण गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो ने किया था, ठीक है, गैलीलियो ने किया था, गैलीलियो ने किया था, ठीक है। इस तरह से है, गैलीलियो ने किया था तापमापी का निर्माण। तापमापी का निर्माण किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था, ठीक है। अब तापमापी को मतलब कहते हैं कि विभिन्न मतलब कई प्रकार के स्केल पर मापा गया है। विभिन्न प्रकार का स्केल का क्या हुआ है? ताप पैमाने का उपयोग किया गया है। विभिन्न प्रकार के ताप पैमाने का उपयोग किया गया है। लेकिन जरा ये सुन लीजिए कि डॉक्टरी हो गया, एक होता है आपका प्रयोगशाला ताप थर्मामीटर। क्या होता है? प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है। इसके बारे में भी जान लीजिए भाई, बहुत जरूरी है। प्रयोगशाला थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका भी प्रयोग होता है। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर, ठीक है। प्रयोगशाला थर्मामीटर जो होता है वो अधिक तापमान या बहुत कम तापमान को मापने में, मतलब कहते हैं कि जिसका टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है या जिसका टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ये मानव शरीर के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला में करते हैं। इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर
टेम्परेचर बहुत अधिक होता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोगशाला जो होता है वहाँ पर जो ये प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है उसका जो प्रसार होता है वो -110, इसको ब्लू पेन से लिखें, ठीक है, इसको ब्लू पेन से लिखें, -110 से -110 से इसका प्रयोग -110 से कितना किया जाता है, तो -110 से कितना किया जाता है, सॉरी -110 नहीं भाई, नहीं, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग -10 सेल्सियस से 110 सेल्सियस तक किया जाता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी मेरे दिमाग में सिर्फ पैमाना चल रहा है, ठीक है, टेम्परेचर स्केल चल रहा है। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल के बारे में, पहले इसको देख लीजिए, ये हो गया। अच्छा, पहली बात तो और चीज़, हमारे जो डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का यूज होता है, किसका यूज होता है, पारा का यूज होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का यूज होता है। सोचते हैं कि क्या छोड़ें क्या पढ़ाएं, क्या मतलब सब छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो पहले इस सब चीज़ों को समझ लीजिए, ज़रूरी है। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। जैसे ये पारा है, कह रहा है कि भाई समझिएगा, पारा जो होता है, कह रहा है कि पारा से हम क्या करते हैं, जो डॉक्टरी थर्मामीटर उसमें यूज करते हैं, पारा एक्टिव रहता है, ठीक है। लेकिन पारा भी क्या होता है, अगर पारे का ताप -39 पहुंच गया तो ये जम जाएगा। इतने पर क्या होता है, जम जाता है, जम जाता है। इतने पे क्या होता है, जम जाता है। इतने पे क्या होता है, ये जम जाता है। कौन जम जाता है, तो पारा क्या होता है, जम जाता है। इतने टेम्परेचर पर पारा क्या होता है, जम जाता है। याद रखिएगा, इतने टेम्परेचर पर पारा क्या होता है, जम जाता है। इतने टेम्परेचर पर पारा जो होता है वो क्या करता है, जम जाता है। याद रखिएगा, इतने टेम्परेचर पर पारा जो होता है जम जाता है। और याद रखिएगा कि हम टेम्परेचर मापने में एल्कोहल अगर बात करें तो एल्कोहल कितने टेम्परेचर पर जम जाता है। एल्कोहल को अगर जमाना हो, एल्कोहल जो होता है वो कितने टेम्परेचर पर जम जाता है, तो एल्कोहल तापमापी का अगर प्रयोग करते हैं और ये ध्यान देते हैं कि वो कितने टेम्परेचर पर जम जाता है, तो उसकी अगर बात करें तो उसके बारे में कह सकते हैं कि जो एल्कोहल तापमापी होता है वो -115 सेल्सियस पर, -115 सेल्सियस पर क्या होता है, वो भी क्या कर जाता है, जम जाता है। वो भी क्या होता है, जम जाता है। -115 सेल्सियस पर। कौन, एल्कोहल, ठीक है, कौन, एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल जो होता है वो -115 पर क्या हो जाता है, क्या होता है, जम जाता है, ठीक है। अल्कोहल भी कहते हैं, एल्कोहल भी कहते हैं। अगर हम इसे लिखें तो अल्कोहल भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, अल्कोहल भी कहा जाता है, जो -115 पर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। याद रखिएगा, -115 पर क्या करते हैं, जम जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे तापमापी स्केल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तापमापी स्केल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए, तापमापी स्केल अगर देखें, तापमापी स्केल के बारे में देखें, टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तापमापी स्केल पहला अब इसमें हम पढ़ने चल रहे हैं। तापमापी स्केल होता क्या है भाई, तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तापमापी स्केल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहला इसमें हम पढ़ने चल रहे हैं सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना, ठीक है, सेल्सियस पैमाने के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। अब सेल्सियस पैमाना, मैंने कहा कि एक वैज्ञानिक थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही सेल्सियस पैमाने की खोज की थी। ये पूछता उछता नहीं है, बस याद रखिएगा कि स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने सेल्सियस पैमाने की खोज की थी। इसका हिमांक बिंदु कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
भाप बिंदु, भाप बिंदु, ठीक है, भाप बिंदु कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। भाप बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यह 100 बराबर यूनिट में बटा होता है, 100 बराबर यूनिट में बटा होता है, 100 बराबर यूनिट में बटा होता है। यह 100 बराबर यूनिट में क्या होता है, बटा होता है। सेल्सियस पैमाना 100 बराबर यूनिट में क्या होता है, बटा होता है। यानी इसका एक यूनिट मतलब एक दो यूनिट के बीच में एक यूनिट का गैप होता है, ये 100 बराबर यूनिट में बटा होता है। इसकी खोज किसने की थी, तो सेल्सियस नामक स्वीडन वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेल्सियस पैमाने की खोज की थी। दूसरा क्या है आपका, दूसरे के बारे में जानिए। तो दूसरा क्या है आपका, फ़ारेनहाइट है। क्या है, फ़ारेनहाइट है, ठीक है, फ़ारेनहाइट है, ठीक है। क्या है, फ़ारेनहाइट है, ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाना, ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाना, ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाना है। इसका जो हिमांक बिंदु होता है, इसका जो हिमांक बिंदु होता है और इसके जो भाप बिंदु होते हैं उसके बारे में अगर जाने तो इसका हिमांक बिंदु जो होता है, दिखाई दे रहा होगा, हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु, इसका हिमांक बिंदु जो होता है वो कितना होता है, 32 डिग्री सेल्सियस होता है। और भाप बिंदु, भाप बिंदु, भाप बिंदु जो होता है वो कितना होता है, तो कितना होता है, तो 212, क्या होता है, सॉरी ये क्या लिख रहे हैं यार, फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 212 फ़ारेनहाइट होता है, 212 फ़ारेनहाइट होता है, याद रखिएगा। दिख रहा है भाई, हाँ ठीक, एकदम सही दिख रहा है, 212 फ़ारेनहाइट होता है। अच्छा, ये कितने भागों में बटा होता है, तो इनके बीच की दूरी 180, ठीक है, 180। देखिए जो में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया 8 और ये 1, 180 बराबर भागों में, बराबर बराबर भागों में, बराबर भागों में बटा होता है, भागों में बटा होता है, बटा होता है, बराबर भागों में बटा होता है, याद रखिएगा। इसको भी देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। और इसकी भी खोज किसने की थी, तो इसकी जो खोज की थी फ़ारेनहाइट ने की थी। किसने खोज की थी, फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। रोमर, रोमर पैमाना, रोमर पैमाना। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, रोमर पैमाने के बारे में पढ़ेंगे। हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु और भाप बिंदु, भाप बिंदु, हिमांक बिंदु और भाप बिंदु के बारे में देखिए। हिमांक बिंदु और भाप बिंदु के बारे में देखें तो इसका जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री, 0 डिग्री रोमर होता है। और ये क्या होता है, 80 डिग्री रोमर होता है, 80 डिग्री रोमर होता है। कितना होता है, 80 डिग्री रोमर होता है। और यह 80 बराबर भागों में बटा होता है, यह 80 बराबर भागों में बटा होता है, 80 बराबर भागों में बटा होता है, ठीक है। हिमांक बिंदु और भाप बिंदु के बीच में कितने बराबर भागों में बटा होता है, तो 80 बराबर भागों में बटा होता है या बांट दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लास्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं केल्विन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, केल्विन कहते हैं। केल्विन जो होता है, देखिए ये सारी चीज़ें बस निश्चित हैं, इनको लिखवाना है आपको और आप इसको रिवाइज कर लीजिए, बात खत्म हो गई, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इस वजह से इसमें हम समझाने की कोशिश कम कर रहे हैं, आपको लिखाने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। इसके बाद आएंगे कि ऊष्मा के जो संचरण होते हैं या ऊष्मा स्थानांतरित होती हैं वो किस तरह से होती हैं, वो किस माध्यम से होती हैं, उनके बारे में पढ़ लेंगे, बस वो खत्म चैप्टर। ये है ही नहीं इस चैप्टर में, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी है, इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये भी एक फार्मूला लिखूंगा जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उस वजह से मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ, नहीं तो पढ़ाने की जरूरत इसको नहीं है अभी। अभी इसके बारे में अगली कक्षाओं में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि आपके लिए जरूरी है। अभी से जान जाएंगे तो जब आगे फिर पढ़ाऊंगा, रिवाइज करा दूंगा तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, बात वहीं खत्म हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हमें पढ़ना है केल्विन पैमाना,
पैमाना, ठीक है। इसका हिमांक बिंदु देखिए, हिमांक बिंदु क्या होता है, इसका हिमांक बिंदु होता है -273 केल्विन। यहाँ पर डिग्री का यूज नहीं होगा, भाप बिंदु होगा, माइनस नहीं, 373 केल्विन, ठीक है। ये भाप बिंदु है और ये क्या है, हिमांक बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखेंगे ये 100 बराबर भागों में क्या होता है, बटा होता है, 100 बराबर भागों में बटा होता है, माइनस नहीं लगाएंगे भाई, 100 बराबर भागों में बटा होता है। यह भी 100 बराबर भागों में बटा होता है, 100 बराबर भागों में बटा होता है, 100 बराबर भागों में बटा होता है, ठीक है। माइनस नहीं लगेगा भाई, गलती से हो गया था, ये 100 बराबर भागों में बटा हुआ है। ये तो चीज़ हो गई, आपको इसको याद नहीं करना, ये नहीं पूछता भाई कभी भी, ठीक है। बस मैंने आपको बता दिया है, एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा बस, और इसमें कुछ होता नहीं है। अब आपको एक फार्मूला याद करना है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जहाँ से क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। उस फार्मूले को लिख रहा हूँ और ध्यान दीजिएगा उस पर बस, ठीक है। फार्मूला है C-0/100, ठीक है, बराबर F-32/180 डिग्री इजकल टू, ठीक है, इजकल टू, देख लीजिए इसको, देखिए, ठीक है। फिर क्या होता है, R-0/80 होता है, फिर K-273/100 होता है। यही फार्मूला याद रखिएगा बच्चा लोग, यही फार्मूले से क्वेश्चन बनता है, यही फार्मूले से क्या होता है, बस क्वेश्चन बनता है। ये जो नीचे दिया है वो 100 बराबर भागों में बटा हुआ है, ये 180 बराबर भागों में बटा हुआ है, 80 है, ये 100 है, ठीक है, याद रखिएगा। सी, इसका हिमांक बिंदु 0 होता है, इसलिए इसका हिमांक बिंदु फ़ारेनहाइट का 32 होता है। आर का रोमर का जो होता है 0 होता है, कितने बराबर भागों में बटा, 80 बराबर भागों में। ये इसका जो हिमांक बिंदु होता है 273 होता है, इस वजह से यहाँ ये लिखा है। आप इस तरह से चीज़ों को याद करेंगे तो चीज़ें भूलेंगे नहीं, याद होंगी। फिर से समझिएगा, यहाँ पर C-0 लिखने का मतलब 0 जो है इसका हिमांक बिंदु है, और कितने बराबर भागों में बटा है, 100 बराबर भागों में बटा है, इसीलिए मैंने बताया कि 100 बराबर भागों में बटा है। यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट का हिमांक बिंदु कितना है, -32, कितने बराबर भागों में बटा है, 180 बराबर भागों में बटा है। रोमर R-0, ये इसका हिमांक बिंदु कितना होता है, 0 होता है, और कितने बराबर भागों में बटा, 80 बराबर भागों में बटा है। K-273, ठीक है, ये हिमांक बिंदु है और ये 100 बराबर भागों में बटा है। भाई 373 में से 273 घटाएंगे तो कितना आएगा, 001 आया कि नहीं आया, तो वो 100 बराबर भागों में बटा है। इसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा क्या कर रहा था, ध्यान दे रहा था, ठीक है। इन सब चीज़ों को समझ लीजिए, यही आपको यहाँ से ही क्या मिलेंगे, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ से ही आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए एनसीईआरटी में, अब एनसीईआरटी में सिर्फ यहाँ तक दिया है, ये नहीं दिया था, ये चीज़ नहीं दी हुई थी, फिर भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब एनसीईआरटी में जो चीज़ दी हुई समझिएगा, ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ होती हैं, ऊष्मा संचरण की, देखिए ऊष्मा के संचरण की 3 विधियाँ होती हैं, बस यही जानना है, यहीं पर ये खत्म हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ होती है, एक चालन होता है, एक क्या होता है, चालन होता है, एक क्या होता है, चालन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो जिसे कंडक्शन कहा जाता है। एक चालन होता है जिसे कंडक्शन कहा जाता है, फिर दूसरा जो होता है उसे संवहन कहा जाता है, दूसरा जो होता है संवहन कहा जाता है, जिसे कन्वेक्शन कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, कन्वेक्शन कहा जाता है, और तीसरा जो होता है उसे विकिरण कहते हैं, क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं, जिसे रेडिएशन कहते हैं। तो पहला क्या है आपका, तो पहला है चालन, क्या है, चालन, जिसे कंडक्शन कहते हैं, चालन। दूसरा क्या है भाई, संवहन, जिसे कन्वेक्शन कहते हैं, संवहन, ठीक है। और तीसरा क्या है, रेडिएशन, जिसे विकिरण कहते हैं, विकिरण कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही समझा दूंगा और चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ये जो चालन है इसको समझिएगा, ये चालन, ये चालन जो होता है ठोस वस्तुओं में यह देखने को मिलता है, ठोस वस्तुओं में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ठोस में जो कण होते हैं, जो अणु होते हैं,
वो अपना स्थान परिवर्तित किए बिना ऊर्जा को एक कण से दूसरे कण में और दूसरे कण से तीसरे कण में और तीसरे कण से चौथे कण में क्या करते हैं, बिना स्थान परिवर्तित किए ही ऊष्मा का स्थानांतरण करना शुरू कर देते हैं। बिना मतलब कि बिना वो अपने स्थान को परिवर्तित किए ही ऊष्मा का स्थानांतरण करना शुरू करते हैं। इसका एकदम अच्छा एग्जाम्पल बता दूं, आप एक स्पून लीजिए, चम्मच लीजिए और चम्मच को गैस जलाकर ठीक है आग के सामने लगा दीजिए। कुछ देर में देखेंगे जहां आप पकड़े हैं ना वहां पर भी गर्म महसूस हो रहा है। या कोई रॉड जो होती है, जैसे जो होता है जो लोहार होते हैं, जब रॉड को मतलब चाकू या कुछ बनाते हैं तो देखेंगे एक छोर पर कपड़े से पकड़े रहते हैं, क्योंकि वो पूरी रॉड क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इसमें इसका मतलब हुआ कि चालन में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसमें क्या होता है, कण अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है। कण अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है, बिना परिवर्तन के एक जगह स्थिर होकर एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, इस तरह से कण में से ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है और आपको महसूस होगा कि स्पून क्या है, गर्म हो रहा है। ठीक है, ये चालन हो गया। ठीक है, ये कंडक्शन हो गया। संवहन के बारे में सुनिए, संवहन के बारे में सुनिए। संवहन जो होता है यह दो चीजों में देखने को मिलता है, गैस में देखने को मिलता है और द्रव में देखने को मिलता है। और इसमें जो ऊष्मा का हानि भी सबसे ज्यादा इसी में होता है। ऊष्मा का हानि भी इसी में सबसे ज्यादा होता है। इसको मैं नहीं लिखवाऊंगा, आप इस तरह से याद करिए, अभी तुरंत याद करिए। ठीक है, फिर से सुनिएगा। इसमें ऊष्मा का हानि सबसे ज्यादा होता है, इसमें ऊष्मा का हानि सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें ऊष्मा का हानि सबसे ज्यादा प्रभु होता है, याद रखिएगा। इस चलिए भाई, संवहन इसको समझिएगा। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा ऊष्मा की हानि इसी में होती है। ठीक है, और इसमें जो होता है, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कण के स्थानांतरण से होता है, यानी कण भी स्थानांतरित होते हैं। उसमें कण स्थानांतरित नहीं हो रहे थे, इसमें कण स्थानांतरित हो रहे हैं। इसमें कण का स्थानांतरण हो रहा है। कण के स्थानांतरण की वजह से जो धाराएं बनती हैं उन्हीं को संवहन धाराएं कहते हैं, याद रखिएगा। कण के स्थानांतरण से एक धारा बनती है, धाराएं बनती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि संवहन धाराएं कही जाती हैं। किसको? जो कण की धारा, कण के बहने की धाराओं को संवहन धाराएं कही जाती है। उसी से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, यानी इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कण के स्थानांतरण के जरिए होता है, याद रखिएगा। इसी की वजह से वातावरण हमारा गर्म रहता है, हमारा वातावरण संवहन विधि के कारण ही गर्म रहता है। अब बच गया भाई विकिरण। विकिरण के बारे में सुन लीजिए, बहुत ज्यादा सबसे सरल तो यही है, सबसे सरल तो यही है। ठीक है, इस विधि में एक वस्तु जो होती है अगर गर्म हो रही है दूसरी वस्तु के कारण, तो उसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, यानी इसमें माध्यम की जरूरत नहीं है। यानी सूर्य का जो प्रकाश हमारे तक पहुंचता है, वायुमंडल जो होता है वो निर्वात होता है, उसमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती कि सूर्य के प्रकाश को धरती पहुंचने के या ऊष्मा को पहुंचने के लिए, यानी इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये ठोस, ये तरल और द्रव, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्या होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, बिना माध्यम के ही क्या होता है, चल देता है, जैसे प्रकाश की चाल होती है। ये रहा पूरा आपका चैप्टर, इतना ही इसमें है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं है। आपका जो चैप्टर है यहीं पर ये ख़त्म हुआ। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चीज़ों को याद रखिएगा। बाकी जो लोग जुड़ रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। आप इसी तरह से विश्वास बनाए रखिए। कभी भी आपको यहाँ से गलत न्यूज, निगेटिव चीज़ें और कहते हैं कि भ्रमित करने वाली बातें नहीं कही जाएंगी। जब भी आपको बताया जाएगा वास्तविकता से रूबरू कराया जाएगा। जिनको गाली देना होगा वो खूब गाली देंगे मन भर के, जिनको प्रशंसा करनी होगी उनका स्वागत है। और मेहनत करते रहिए, अपनी लाइफ को चेंज करने में अपने आप को लगा दीजिए। ठीक है, जीवन को अपने आप में लगा दीजिए, और जब आप कामयाब होंगे तभी तालियां बजेंगी। आपके नाकामयाबी पर कोई रोने तक नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।